नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र सिंह चारण उत्कर्ष परिवार में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको विदित है कि हम राज्य प्रशासन पर कंप्लीट रूप से चर्चा कर चुके थे और राज्य की सरकार के तीनों ही अंगों पर विस्तृत बात कर चुके थे। तो साथियों, इस सेशन में हम तीसरे स्तर की सरकार अर्थात गांवों की सरकार पर चर्चा करेंगे और इस क्लास में हम तीसरे स्तर की सरकार अर्थात पंचायती राज टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इस पंचायती राज के बारे में प्रत्येक बात को विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे साथियों ना। तो पंचायती राज के बारे में आज अपनी पहली क्लास प्रारंभ कर रहे हैं साथियों। पंचायती राज की शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि हमने केंद्र का प्रशासन पढ़ लिया, हमने राज्यों का प्रशासन पढ़ लिया। अब हम तीसरे स्तर की सरकार का प्रशासन पढ़ेंगे कि गांव में शासन व्यवस्था का संचालन कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, आप देखते हो हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है पंचायती राज। अब देखिएगा, मैंने आपके सामने टॉपिक लिखा है पंचायती राज, लेकिन दोस्तों आपको पता होगा कि हम इसको स्थानीय स्वशासन के नाम से भी जानते हैं। इसी पंचायती राज को हम और किस नाम से जानते हैं दोस्तों? स्थानीय स्वशासन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? स्थानीय स्वशासन के नाम से भी जानते हैं। पंचायती राज का ही दूसरा नाम होता है स्थानीय स्वशासन। अब दोस्तों देखिएगा, सबसे पहली बात तो मैं आपसे यह सवाल पूछ लेना चाहता हूं कि पंचायती राज को ही हम स्थानीय स्वशासन के नाम से क्यों जानते हैं? पंचायती राज को स्थानीय स्वशासन क्यों कहा जाता है? पहला तो कोई कारण आपसे यह पूछ ले, पहला तो कोई रीजन यही पूछ ले कि पंचायती राज को स्थानीय स्वशासन क्यों कहा जाता है। क्या रीजन है, क्या कारण है? पंचायती राज के लिए स्थानीय स्वशासन शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है? साथियों, आपने केंद्र का प्रशासन पढ़ा, कहीं पर भी स्थानीय स्वशासन शब्द जैसे स्थानीय स्वशासन जैसे शब्द का कहीं पर प्रयोग नहीं किया। राज्यों का प्रशासन पढ़ा हमने, राज्यों में भी कहीं पर भी स्थानीय स्वशासन जैसे शब्दों का कहीं पर भी हमने प्रयोग किया नहीं किया। लेकिन जैसे तीसरे स्तर की सरकार पढ़ते हैं, हम इसको स्थानीय स्वशासन नाम से भी जानते हैं। तो मेरा आपसे पहला प्रश्न तो यही है कि आपको यह तो समझ में आना ही चाहिए कि स्थानीय स्वशासन कहा क्यों जाता है ना। स्थानीय स्वशासन कहने का रीजन क्या है? क्यों कहते हैं तीसरे स्तर की सरकार को स्थानीय स्वशासन? क्योंकि साथियों यहां पर शब्द आ रहा है स्थानीय स्वशासन। अब स्थानीय स्वशासन शब्द से ही सीधा तात्पर्य यह होता है साथियों कि यहां पर जो शासन चलाने वाले लोग होते हैं, तीसरे स्तर में जो शासन करने वाले लोग होते हैं, शासन चलाने वाले लोग होते हैं, वो स्थानीय होते हैं। तीसरे स्तर में शासन व्यवस्था का संचालन करने वाले लोग कौन होते हैं? स्थानीय होते हैं। हाँ, है ना। अभी आपने देखा होगा साथियों, इसको स्थानीय स्वशासन क्यों कहा जाता है? मैं सीधा सीधा आपको एक नॉर्मल बात से समझा देना चाहता हूं कि आपने केंद्र के प्रशासन में लोकसभा राज्यसभा पढ़ा और दोनों के सदस्यों की योग्यता पढ़ते समय आपने लिखा वो भारत का नागरिक होना चाहिए। मतलब जिस निर्वाचन क्षेत्र से आप चुनाव लड़ रहे हो वहां पर आपका नाम होना कोई जरूरी नहीं है, आप भारत के नागरिक होने चाहिए। नंबर दूसरा, आपने राज्यों का प्रशासन पढ़ा साथियों, और राज्यों के प्रशासन में भी आपने विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों की योग्यता पढ़ी, बिल्कुल पढ़ी, है ना। वहां भी क्या लिखा? भारत का नागरिक होना चाहिए। मतलब दूसरे स्तर में राज्यों में शासन करने के लिए भी जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनका स्थानीय निवासी, वहां का निवासी होना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि उनकी योग्यता क्या है? भारत का नागरिक होना चाहिए। लेकिन जैसे तीसरे स्तर की सरकार हम पढ़ते हैं और मैं आपको पूछ लूं सरपंच की योग्यता क्या है, मैं आपको प्रश्न क्या पूछ लूं, सरपंच की योग्यता क्या है, तो आप पहली योग्यता क्या बताओगे? उसी ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। उसी ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में क्या होना चाहिए? नाम होना चाहिए। यस, उसी ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। उसी कौन सी? जिस ग्राम पंचायत का आप सरपंच बनने जा रहे हो। तो सीधी सीधी बात है कि तीसरे स्तर में सरकार चलाने के लिए जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो वहां के स्थानीय निवासी होने चाहिए। वो वहां के क्या होने चाहिए साथियों? स्थानीय निवासी होने चाहिए। और इसीलिए यहां पर शब्द जो प्रयुक्त किया जाता है वो किया जाता है साथियों स्थानीय स्वशासन। तो स्थानीय स्वशासन की और अच्छे से कोई परिभाषा पूछ ले कि स्थानीय स्वशासन किसे कहते हैं, तो क्या परिभाषा बताओगे? कि स्थानीय समस्याओं का
स्थानीय स्तर पर स्थानीय समस्याओं का स्थानीय स्तर पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा स्थानीय समस्याओं का स्थानीय स्तर पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा समाधान करना ही क्या कहलाता है? स्थानीय स्वशासन कहलाता है। समाधान करना ही स्थानीय स्वशासन कहलाता है। स्थानीय स्वशासन कहलाता है। क्लियर? तो कोई बात पूछ लेना कि स्थानीय स्वशासन किसे कहते हैं, तो क्या रीजन बताओगे? स्थानीय समस्याओं का स्थानीय स्तर पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा समाधान करना ही कौन सा शासन कहलाता है साथियों? स्थानीय स्वशासन कहलाता है। तो ये तो स्थानीय स्वशासन की क्या ध्यान रखोगे? परिभाषा ध्यान रखोगे कि स्थानीय स्वशासन कहते हैं किसे। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात पंचायती राज अर्थात स्थानीय स्वशासन की कर रहे हैं साथियों। तो नंबर एक बात तो पहली बात तो याद रखना कि भारत में सर्वप्रथम सन 1872 में, ध्यान से सुनना साथियों, भारत में सर्वप्रथम सन 1872 में लॉर्ड मेयो के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों? लॉर्ड मेयो के द्वारा विकेंद्रीकरण की नीति प्रारंभ की थी। ध्यान से सुनना, विकेंद्रीकरण की नीति प्रारंभ की थी। तो भारत में सर्वप्रथम लॉर्ड मेयो है ना, जो विकेंद्रीकरण की क्या करता है? नीति प्रारंभ करता है। भारत में पहली बार शक्तियों के विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया जाता है, वो लॉर्ड मेयो देता है। तो लॉर्ड मेयो सर्वप्रथम आपके विकेंद्रीकरण की नीति को अपनाता है, विकेंद्रीकरण की बात करता है साथियों, और शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना चाहिए ऐसी बात करता है लॉर्ड मेयो भारत में सर्वप्रथम 1872 में। तो भारत में पहली बार अगर देखा जाए तो 1872 में लॉर्ड मेयो ने विकेंद्रीकरण की नीति प्रारंभ करने का सुझाव दिया था और कहा कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना चाहिए। अब साथियों होता क्या है कि 1872 के ठीक 10 वर्ष बाद, 1872 के ठीक 10 वर्ष बाद सन 1882 में, ध्यान से सुनना, अगली बात यहां पर लिख रहा हूं आपके सामने, सन 1882 में किसके द्वारा दोस्तों? लॉर्ड रिपन के द्वारा। सन 1882 में किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा भारत में पहली बार, ध्यान से सुनना दोस्तों, सन 1872 में, सॉरी 82 में, 1872 में तो लॉर्ड मेयो ने विकेंद्रीकरण की नीति को प्रारंभ करने की बात कही और कहा कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना चाहिए, है ना। लेकिन उसके ठीक 10 वर्ष बाद सन 1882 में लॉर्ड रिपन ने, सन 1882 में किसने? लॉर्ड रिपन ने भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना की। भारत में स्थानीय स्वशासन की क्या की साथियों? स्थानीय स्वशासन की स्थापना करने की बात बोली। तो भारत में सर्वप्रथम स्थानीय स्वशासन की स्थापना करने का जो श्रेय दिया जाता है वो किसको दिया जाता है साथियों? स्थानीय स्वशासन की स्थापना करने की बात लॉर्ड रिपन ने की और लॉर्ड रिपन ने सन 1882 में भारत में सर्वप्रथम स्थानीय स्वशासन की क्या की? स्थापना की। तो भारत में पहली बार स्थानीय स्वशासन की स्थापना करने का जो श्रेय दिया जाता है वो लॉर्ड रिपन को दिया जाता है। और भारत में सर्वप्रथम स्थानीय स्वशासन की स्थापना करने के कारण ही साथियों आपको भली भांति पता होगा कि लॉर्ड रिपन को, इसीलिए लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का क्या कहा जाता है साथियों? लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक, स्थानीय स्वशासन का जनक या पिता कहा जाता है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक या पिता कहा जाता है। इसीलिए किस लिए कि सन 1882 में भारत में सर्वप्रथम स्थानीय स्वशासन की स्थापना कौन करता है? लॉर्ड रिपन करता है। और लॉर्ड रिपन की स्थापना करने के कारण ही लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता या स्थानीय स्वशासन का क्या कहा जाता है साथियों? जनक कहा जाता है।
ठीक है, तो भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता या जनक किसको कहा जाता है पूछ ले तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। और लॉर्ड रिपन ने सन 1882 में स्थानीय स्वशासन की क्या की थी, स्थापना की थी। क्लियर। तो सन 1872 में तो लॉर्ड मेयो ने क्या की थी साथियों, आपके विकेंद्रीकरण की नीति प्रारंभ की थी। और इसके ठीक 10 वर्ष बाद सन 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन की भी स्थापना कर दी। अब देखिएगा, ये जो बातें मैं आपके सामने कर रहा हूं वो संविधान के लागू होने से पहले की कर रहा हूं। और अब आपको पता है कि गांधी जी ने भी अपनी पुस्तक माई पिक्चर ऑफ द फ्री इंडिया में ग्राम स्वराज्य की अवधारणा दी थी। यह भी बात याद रख लेना कि महात्मा गांधी जी ने भी अपनी पुस्तक, गांधी जी की एक पुस्तक का नाम याद रखना, अपनी पुस्तक माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया, हाँ माई पिक्चर ऑफ द फ्री इंडिया में ग्राम स्वराज की अवधारणा दी थी। ग्राम स्वराज की क्या दी थी, अवधारणा दी थी। क्लियर। तो गांधी ने अपनी पुस्तक माई पिक्चर ऑफ द इंडिया में ग्राम स्वराज की अवधारणा दी साथियों। और ग्राम स्वराज की अवधारणा देने का जो श्रेय दिया जाता है वो गांधी को दिया जाता है। गांधी ने ग्राम स्वराज की अवधारणा देते हुए गांवों की सरकार पर बात करके विशेष जोर दिया था। और गांधी ने क्या कहा था साथियों, गांधी ने आपको कहा था बहुत अच्छे से क्या, कि अगर आपको भारत का विकास करना है तो पहले गांव का विकास कर लीजिएगा, है ना। अगर आपको भारत का विकास करना है तो पहले गांव का विकास कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि गांधी कहा करते थे भारत की आत्मा कहां निवास करती है साथियों, भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। और इसीलिए महात्मा गांधी ने अपने पुस्तक माई पिक्चर ऑफ द फ्री इंडिया में ग्राम स्वराज की अवधारणा दी थी। क्लियर। और ग्राम स्वराज की अवधारणा देते हुए गांधी ने गांव के विकास पर जोर दिया था। और गांधी के अनुसार अगर भारत को आत्मनिर्भर बनाना है तो गांव को आत्मनिर्भर बनाना होगा। गांधी ने क्या कहा था दोस्तों, अगर आपको भारत को आत्मनिर्भर बनाना है तो पहले गांव को आत्मनिर्भर बनाओ, भारत ऑटोमेटिक आत्मनिर्भर बन जाएगा। अगर आपको भारत का विकास करना है तो पहले गांव का विकास कर लो, गांव का विकास कर लो, भारत का विकास ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये बातें कौन कहता है साथियों, ये बातें महात्मा गांधी कहते हैं। इसीलिए महात्मा गांधी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के पक्षधर थे, है ना, पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना के पक्षधर थे, है ना। और अगर मैंने कहा ना अगर गांधी जिंदा रह जाते 1948 में नहीं उनकी हत्या की जाती, अगर जिंदा रह जाते तो पंचायती राज इतना लेट जो अस्तित्व में आया है वो शुरुआत से ही अस्तित्व में आ जाता अगर गांधी की हत्या नहीं होती तो, है ना। गांधी की 1948 में हत्या होने के कारण पंचायती राज जो हमारे सामने आया वो बहुत लेट अस्तित्व में आया है, बहुत विलंब से अस्तित्व में आया है। लेकिन अगर गांधी जी की उस समय हत्या नहीं होती तो पंचायती राज कभी का मूल संविधान से ही ऐसा का ऐसा जो वर्तमान में गठित हो रही है ना पंचायती राज संस्थाएं, वैसी की वैसी गठित होना। क्लियर। क्योंकि गांधी जी ग्राम स्वराज की संकल्पना का सिद्धांत तो माई पिक्चर ऑफ द फ्री इंडिया में दे चुके थे, है ना। गांधी ने कहा कि अगर भारत को आत्मनिर्भर बनाना तो पहले गांव को आत्मनिर्भर, ऐसी बातें तो गांधी तभी भी बोल चुके थे साथियों। क्लियर। तो ये जो जितनी भी बातें आपने पढ़ रहे हो वो हैं संविधान के लागू होने से पहले की। ये जितनी भी बातें आप पढ़ रहे हो साथियों वो संविधान के लागू होने से पहले की है। अब संविधान के लागू होने के बाद क्या होता है दोस्तों, अच्छे से सुन लेना। संविधान के लागू होने के बाद संविधान के लागू होने के बाद अब संविधान के लागू होने के बाद क्या हुआ साथियों, संविधान के लागू होने से पहले क्या हुआ वो तो सारी बातें आपने पढ़ ली कि भाई भारत में सर्वप्रथम विकेंद्रीकरण की नीति को प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है, लॉर्ड मेयो को। भारत में सर्वप्रथम स्थानीय स्वशासन की स्थापना कौन करता है, लॉर्ड रिपन।
है ना। और गांधी जी ने भी अपनी पुस्तक माई पिक्चर ऑफ द फ्री इंडिया में ग्राम स्वराज की संकल्पना दी थी और गांधी जी ने गांव के विकास पर जोर भी दिया। लेकिन अब संविधान के लागू होने के बाद क्या हुआ, संविधान के लागू होने के बाद भारतीय संविधान के साथियों अनुच्छेद 40 में, ध्यान से सुनना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में क्या लिखा गया साथियों कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा, ऐसा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है साथियों? राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा, ऐसा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 कहता है। तो संविधान के लागू होने के बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में यह लिखा गया कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। अब साथियों अनुच्छेद 40 में लिखा ग्राम पंचायतों का गठन करेगा, तो अब आप मेरे से सवाल ये पूछोगे कि क्या फिर ग्राम पंचायतों का गठन प्रारंभ हो गया था? लेकिन लिखा कौन से अनुच्छेद में जा रहा है? सबसे पहले तो सुनना, अनुच्छेद 40 में लिखा जा रहा है। लिखा कौन से आर्टिकल में जा रहा है? अनुच्छेद 40 में लिखा जा रहा है। और आपको साथियों भली भांति पता होगा, आपको क्या पता होगा कि अनुच्छेद 40 नीति निर्देशक तत्वों का पार्ट है। अनुच्छेद 40 किसका पोर्शन है? नीति निर्देशक तत्वों का है। आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा नीति निर्देशक तत्व, जिनका उल्लेख अनुच्छेद 36 से 51 तक है, आपने ये पढ़ रखा है। और आपने ये भी पढ़ रखा है नीति निर्देशक तत्वों में कि नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति अवाद योग्य है। नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति का क्या है? अवाद योग्य है। अवाद योग्य का मतलब क्या हुआ? नीति निर्देशक तत्वों में लिखी गई बातों को लागू करना राज्य की कोई बाध्यता नहीं है। नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। नीति निर्देशक तत्वों में लिखी गई बातों को लागू करना राज्य की इच्छा पर निर्भर है। राज्य चाहे तो लागू करे, नहीं तो उसकी कोई बाध्यता नहीं है। अब यहां लिख दिया कि हम ग्राम पंचायतों का गठन करेंगे। साथियों आपको भली भांति पता होगा, संविधान सभा के गठन के समय और भी मैंने समय समय पर यह बात आपसे पूछी होगी, लेकिन अभी पूछ लेता हूं कि आपने संविधान सभा का गठन पूछा और आपसे कोई प्रश्न ये पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा में शामिल नहीं थे, और उस समय निश्चित रूप से वो ऑप्शन रखते महात्मा गांधी। आपको मैं यही पूछना चाहता हूं कि क्या महात्मा गांधी संविधान सभा में शामिल थे? बता देना, नहीं थे। महात्मा गांधी भारत की संविधान सभा में शामिल नहीं थे। क्लियर? तो गांधी संविधान सभा में तो शामिल नहीं थे। साथियों अगर आपसे प्रश्न को यह पूछ ले कि क्या फिर भारत के संविधान पर कहीं भी गांधी का प्रभाव देखने को मिलता है? क्या भारत के संविधान पर कहीं गांधी का प्रभाव देखने को मिलता है? गांधी संविधान सभा में तो शामिल नहीं थे, तो क्या संविधान पर कहीं गांधी का प्रभाव देखने को मिलता है? कह देना बिल्कुल यस, है ना, कह देना बिल्कुल यस ना। संविधान पर गांधी का प्रभाव देखने को मिलता है। कहां मिलता है? नीति निर्देशक तत्वों का पोर्शन, संविधान का भाग 4, जिसमें क्या है? नीति निर्देशक तत्व है ना। गांधीवादी दर्शन से प्रभावित है, और खास करके आपके सामने लिखा हुआ है अनुच्छेद 40, यह गांधीवादी सिद्धांतों से प्रभावित है, गांधीवादी दर्शन से प्रभावित है। यह गांधी के दबाव में आकर इन्होंने लिखा कि हम ग्राम पंचायतों का गठन करेंगे। गांधी ने, आपको पता है साथियों, एक सागरवर्तीयता का सिद्धांत दिया था, और सागरवर्तीयता के सिद्धांत के फलस्वरूप अनुच्छेद 40 को जोड़ा गया। यह गांधी के सागरवर्तीय सिद्धांत से प्रभावित है। आप कहते हो सागरवर्तीयता के सिद्धांत का मतलब क्या हुआ? तो गांधी ने कहा जब भरे हुए तालाब में आप क्या फेंकते हो? पत्थर, तो पत्थर फेंकने पर पानी का फैलाव किस तरीके से होगा? इसी तरीके से फैलेगा ना पानी। उसी तरीके से आपको शक्तियों का विभाजन करना चाहिए। जिस तरीके से भरे हुए तालाब में पत्थर फेंकने पर पानी फैलता है, उसी तरीके से आपको शक्तियों का क्या करना चाहिए? विभाजन करना चाहिए। ऐसी बात कौन कहते हैं साथियों? ऐसी बात महात्मा गांधी कहते हैं। तो महात्मा गांधी के दबाव में आकर इन्होंने लिख तो दिया कि हम ग्राम पंचायतों का गठन करेंगे, लेकिन लिखा कहां साथियों? नीति निर्देशक तत्व में। इसीलिए गठन करना कोई बाध्यता नहीं थी, और केवल इतना सा लिखा साथियों कि ग्राम पंचायतों का गठन करेंगे। गठन कैसे करेंगे? गठन कितने स्तर पर करेंगे? इनका कार्यकाल क्या होगा? इनके चुनाव में आरक्षण का प्रावधान क्या होगा? इनके कार्य क्या होंगे? इनके चुनाव कौन करवाएगा? इनके चुनाव कैसे होंगे? इन बातों का भारत के संविधान में कोई उल्लेख नहीं था। केवल इतनी सी एक लाइन थी कि ग्राम पंचायतों का गठन करेंगे, है ना। अब लिख दिया तो पढ़ा रहा। क्यों? क्योंकि लिखा नीति निर्देशक तत्वों में लागू करना तो कोई बाध्यता नहीं थी, लिख के छोड़ दिया। अब आगे क्या हुआ जरा ध्यान से सुन लेना, पूरा घटनाक्रम स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूं। आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ कि 2 अक्टूबर 1952 को, कब की बात कर रहा हूं साथियों? 2 अक्टूबर 1952 को
भारत सरकार के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया गया जिसका नाम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम चलाया साथियों? सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया। कब चला? 1952 में। तो 1952 में तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम चला और 1953 में 1953 में भारत सरकार के द्वारा एक नीति चलाई, राष्ट्रीय विस्तार नीति या राष्ट्रीय सविस्तार नीति, ऐसा कुछ। राष्ट्रीय सविस्तार नीति या राष्ट्रीय सविस्तार कार्यक्रम, है ना। ये दो प्रोग्राम चले। 1952 में तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम और 1953 में राष्ट्रीय सविस्तार नीति नामक दो कार्यक्रम चलाए गए साथियों। अब हुआ क्या कि इन दोनों ही कार्यक्रमों ने, इन दोनों ही प्रोग्रामों ने, दोनों ही कौन से प्रोग्रामों ने दोस्तों? सामुदायिक विकास कार्यक्रम ने भी और राष्ट्रीय सविस्तार कार्यक्रम ने या नीति ने भी। इन दोनों ही प्रोग्रामों ने केंद्र की सरकार को क्या किया? शक्तियों के विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया, है ना। मैं लिख देता हूं आपके सामने कि इन दोनों ही प्रोग्रामों ने केंद्र की सरकार को, इन दोनों ही कार्यक्रमों ने सरकार को शक्तियों के विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया। शक्तियों के विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया। क्या किया? विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया। अब जैसे ही इन दोनों ही कार्यक्रमों ने केंद्र की सरकार को शक्तियों के विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया साथियों, तो हुआ क्या? हुआ ये कि सरकार इस पसोपेश में फंस गई। किस पसोपेश में फंस गई? कि इनके कहने पर शक्तियों का विकेंद्रीकरण करें या ना करें। और अगर इनके कहने पर, ध्यान से सुनना साथियों, अगर इनके कहने पर शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर भी दिया तो उसका रिजल्ट क्या रहेगा? परिणाम क्या रहेगा? पहली बात तो इनके कहने पर विकेंद्रीकरण करें या ना करें। दूसरी बात, इनके कहने पर अगर शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर भी दिया, है ना, तो विकेंद्रीकरण का रिजल्ट क्या रहेगा? अगर विकेंद्रीकरण कर दिया तो उस विकेंद्रीकरण का रिजल्ट क्या रहेगा? ठीक है, ये इस पसोपेश में फंस गए। तो सरकार जैसे ही इस पसोपेश में फंसी साथियों, तो हुआ क्या? हुआ ये कि इन दोनों ही कार्यक्रमों की समीक्षा हेतु, ध्यान से सुन लेना, नोट लगा कर लिख रहा हूं, यहां पर बहुत ज्यादा पूछा जाता है साथियों। सरकार ने इन दोनों ही कार्यक्रमों की क्या करने हेतु साथियों? सरकार ने इन दोनों ही कार्यक्रमों की समीक्षा हेतु क्या किया? सन 1957 में इन दोनों ही कार्यक्रमों की समीक्षा हेतु, लेकिन ज्यादातर सामुदायिक विकास कार्यक्रम का पूछा जाता है साथियों। इन दोनों ही कार्यक्रमों की, इन दोनों ही कौन कौन से, मैं नाम नहीं लिख रहा हूं यहां पर, केवल बोल रहा हूं सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार नीति, अभी आपने पढ़ा। इन दोनों ही कार्यक्रमों की समीक्षा हेतु, दोनों ही कार्यक्रमों की समीक्षा हेतु सन 1957 में, ध्यान से सुनना, अत्यंत महत्वपूर्ण बात है, सन 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया। इन दोनों ही कार्यक्रमों की समीक्षा हेतु सन 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का क्या किया साथियों? गठन किया। किसका गठन किया? बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया, है ना। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया, है ना। बलवंत राय मेहता समिति को बना के कहा कि इन दोनों ही कार्यक्रमों की समीक्षा करके बताओ कि इन्होंने जो हमारे को विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया है उनका कहना माने या ना माने। तो साथियों, राजस्थान में पिछले ग्राम सेवक के पेपर में, है ना, बड़ा खतरनाक सवाल पूछा, लेटेस्ट बात बता रहा हूं, लेकिन अभी इस बलवंत राय मेहता समिति के सवाल तो आपको पता है प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। लेकिन ग्राम सेवक के एग्जाम से पहले के अगर मैं जितने भी एग्जाम में पुराने पेपर देखोगे ना साथियों,
तो वहां पर जो बलवंत राय मेहता समिति के सवाल पूछने का तरीका है ना, वो तरीका क्या है पहले तो सुन लेना। वो तरीका एक ही प्रकार है, बस आपको एक ही तरीके का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वो क्या देखने को मिलेगा? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश क्या है। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश क्या है? सिफारिश का ही क्वेश्चन आपसे आज तक पूछा गया है, जितने भी ग्राम सेवक के पेपर से पुराने पेपर देखोगे। लेकिन ग्राम सेवक के पेपर में साथियों बहुत अच्छे से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछ लिया है ना। और अब पूछा क्या? अब मैंने तो ये सारी बातें बताने के बाद आपसे पूछ रहा हूं ना, प्रश्न क्या पूछा? बलवंत राय मेहता समिति के गठन का उद्देश्य क्या है। अब उसको भली भांति पता था कि सिफारिश वाला क्वेश्चन तो हजारों बार पूछा जा चुका है और विद्यार्थियों ने पुराने पेपर पढ़ भी रखे हैं, रट भी रखा होगा उसकी सिफारिश को। लेकिन अब मैं क्या करता हूं, थोड़ी सी चालाकी करता हूं, एक शब्द में परिवर्तन कर दूं सवाल के, और क्वेश्चन के एक शब्द में परिवर्तन कर दिया तो निश्चित रूप से उसको पता था कि विद्यार्थी, अधिकांशतः विद्यार्थी इसका गलत आंसर दें, है ना। और उसने क्या लिख दिया? सिफारिश काट के लिख दिया बलवंत राय मेहता समिति के गठन का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन क्या दिए जरा ध्यान से सुनना, ऑप्शन बड़े खतरनाक दिए। नंबर 1 सामुदायिक विकास कार्यक्रम की समीक्षा, नंबर 2 ग्रामीण विकास, नंबर 3 पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना, और नंबर 4 एक कोई और ऑप्शन दे दिया था। अब पूछ क्या रहा है? गठन का उद्देश्य क्या है। अरे भैया अभी मैंने बताया आपको इस समिति का गठन क्यों किया, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम और 1953 में राष्ट्रीय विस्तार नीति नामक कार्यक्रम चले और उन दोनों ही कार्यक्रमों ने केंद्र की सरकार को शक्तियों के विकेंद्रीकरण का क्या दिया? सुझाव दिया। अब सरकार ने कहा इनके कहने पर विकेंद्रीकरण करें या ना करें, तो उन दोनों ही कार्यक्रमों की क्या करने हेतु? समीक्षा करने हेतु ही सन 1957 में कौन सी कमेटी का गठन किया साथियों? बलवंत राय मेहता समिति का। तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन क्यों किया जा रहा है? उन दोनों ही कार्यक्रमों की समीक्षा करने हेतु। तो आंसर राइट क्या होगा? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की समीक्षा करना। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की क्या करना साथियों? समीक्षा करना। ठीक है। अब सामुदायिक विकास कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए जो समिति बनी साथियों, बलवंत राय मेहता समिति, उस बलवंत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में क्या कहा? इन दोनों ही कार्यक्रमों को ध्यान से सुनना। बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ, इस बलवंत राय मेहता समिति ने इन दोनों ही कार्यक्रमों की क्या की? समीक्षा। और समीक्षा करते हुए इस समिति ने, इस कौन सी समिति ने? बलवंत राय मेहता ने, हां, इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में, अपनी रिपोर्ट या अपना प्रतिवेदन, कुछ भी कह सकते हो साथियों, अपनी रिपोर्ट में इन दोनों ही कार्यक्रमों को असफल बताया। और असफल बताते हुए क्या कहा? असफल बताकर भारत में इस समिति ने भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ध्यान से सुनना साथियों, भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की क्या की? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को लागू करने की सिफारिश की और ध्यान से सुनना, और भारत में 3 स्तर पर, ध्यान से सुनना साथियों, भारत में कितने स्तर पर? हां, यहां लिख रहा हूं 3 स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं के गठन की सिफारिश की। तीन स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं के गठन की क्या की साथियों? सिफारिश की। अब ध्यान से सुन लेना,
मैंने कहा इन समिति ने क्या कहा, इस समिति ने इन दोनों ही कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए अपनी रिपोर्ट में इन दोनों ही कार्यक्रमों को असफल बताया और असफल बताकर भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को लागू करने की अनुशंसा की कि भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को लागू करके बिल्कुल लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होना चाहिए और भारत में 3 स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का गठन भी होना चाहिए। और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश करने के कारण ही, साथियों अच्छे से सुन लेना, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश करने के कारण ही क्या, नोट लगा के लिख रहा हूं, बलवंत राय मेहता को, ध्यान से सुनना, बलवंत राय मेहता को, बलवंत राय मेहता को भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक कहा जाता है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का क्या कहा जाता है साथियों, यहां पर लिख रहा हूं, जनक कहा जाता है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक किसको कहा जाता है, बलवंत राय मेहता को। इसीलिए भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक कहा जाता है क्योंकि बलवंत राय मेहता ने भारत में सर्वप्रथम लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अनुशंसा की थी। ठीक है, अब जैसे ही साथियों बलवंत राय मेहता ने भारत में 3 स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं के गठन की सिफारिश की और भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को लागू करने की अनुशंसा की, तो इस बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश को केंद्र की सरकार ने मान लिया। इस बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश को केंद्र की सरकार ने क्या कर दिया साथियों, मान लिया। और केंद्र की सरकार ने इसकी सिफारिशों को स्वीकार करते हुए क्या कहा, इसकी सिफारिशों को स्वीकार करते हुए इसी समिति की सिफारिश पर, ध्यान से साथियों सुनना, है ना, भारत सरकार ने इसी समिति की सिफारिश पर, इसी समिति की सिफारिश पर भारत में सर्वप्रथम, इसी समिति की सिफारिश पर भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को, ध्यान से सुनना साथियों, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के, ध्यान से सुन लेना साथियों, राजस्थान के कौन से जिले के, नागौर जिले के, राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी नामक स्थान पर, बगदरी नामक स्थान पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का क्या किया गया साथियों, उद्घाटन किया गया। हाँ, पंचायती राज संस्थाओं का क्या किया गया, उद्घाटन किया गया। क्लियर। तो भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज संस्थाओं का उद्घाटन कौन करता है साथियों, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कहां पर होता है, राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी नामक स्थान पर। कब होता है, 2 अक्टूबर 1959 को। इसी समिति की सिफारिश पर भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज संस्था का उद्घाटन हुआ। और साथियों आपको बता देना चाहता हूं कि इसीलिए किसको, आपने स्थानीय स्वशासन का पिता सर्वप्रथम रिपन को लिखा, अभी आपने लिखा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक बलवंत राय मेहता, और भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज संस्थाओं का उद्घाटन कौन करता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसीलिए साथियों अच्छे से याद रख लेना, इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत में पंचायती राज संस्थाओं का जनक कहा जाता है। पंचायती राज संस्थाओं का जनक कहा जाता है।
तो भारत में पंचायती राज संस्थाओं का जो जनक कहा जाता है साथियों, वो किसको कहा जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक बलवंत राय मेहता, लेकिन भारत में पंचायती राज संस्थाओं का जनक किसको कहा जाता है साथियों? किसको? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। अब देखिएगा, ये जो उद्घाटन हो रहा है वो राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी नामक स्थान पर हो रहा है, लेकिन ये पर्टिकुलर राजस्थान का उद्घाटन नहीं है साथियों, ये संपूर्ण भारतीय स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का उद्घाटन हो रहा है। लेकिन हो कहां रहा है? हो कहां रहा है? हो राजस्थान में रहा है। तो भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज संस्थाओं का उद्घाटन राजस्थान में हुआ था। लेकिन प्रश्न साथियों आपको कोई पूछ ले, क्योंकि अभी अभी मैं ये क्वेश्चन पूछने के बाद ही आपसे एक सवाल पूछूंगा जो आपको पिछली एसआई के वैकेंसी में यहां से प्रश्न पूछ लिया था, है ना। अब यहां पर उद्घाटन तो राजस्थान में हुआ, लेकिन दोस्तों आपको कोई कल के दिन क्वेश्चन ये पूछ ले, और बहुत ज्यादा पूछा भी गया है, कि भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने वाला राज्य कौन सा था? उद्घाटन तो राजस्थान में हुआ, लेकिन राजस्थान ने चुनाव 1960 में करवाए थे। वो मैं राजस्थान में पंचायती राज पढ़ाऊंगा ना, तब चर्चा करूंगा साथियों। राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कब करवाए? 1960 में। वो तो सारी बातें करूंगा, आज तक कितनी बार हो चुके हैं वो भी बात करूंगा, है ना। लेकिन मैं अभी आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं भारतीय स्तर पर कि भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने वाला राज्य कौन सा था? तो साथियों अच्छे से याद रख लेना कि भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने वाला राज्य कौन सा था? तो भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने वाला राज्य आंध्र प्रदेश था। हाँ, कौन था साथियों? चुनाव करवाने वाला राज्य आंध्र प्रदेश था। भारत में सर्वप्रथम चुनाव आंध्र प्रदेश ने करवाए थे साथियों। राजस्थान में तो उद्घाटन हो रहा है कब? 2 अक्टूबर 1959 को, और 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश की एक जगह जिसका नाम मैं वर्बली बोल रहा हूं, याद रखना, शाहदर नगर। आंध्र प्रदेश के शाहदर नगर नामक स्थान पर पंचायती राज संस्थाओं का उद्घाटन होता है, और आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य बनता है जहां पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाए गए थे। तो भारत में सर्वप्रथम चुनाव करवाने वाला पंचायती राज संस्थाओं के वो बनता है राज्य आंध्र प्रदेश, और उद्घाटन हुए थे राजस्थान में। अब एसआई के एग्जाम में प्रश्न कैसा पूछा कि पंचायती राज संस्थाओं को अपनाने वाला सही क्रम कौन से राज्यों वाला है? अब एक ऑप्शन दे दिया राजस्थान गुजरात, ध्यान से सुनना। दूसरा राजस्थान मध्य प्रदेश, तीसरा राजस्थान आंध्र प्रदेश, और चौथा राजस्थान उत्तर प्रदेश। तो कौन सा क्रम सही होगा? राजस्थान आंध्र प्रदेश, क्योंकि राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज संस्थाओं का उद्घाटन हुआ, है ना, और आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य बना जिसने पंचायती राज संस्थाओं के सर्वप्रथम क्या करवाए साथियों? चुनाव करवाए। क्लियर? ये बात आप अच्छे से याद रख लेना। अब चुनाव करवा दिए आंध्र प्रदेश ने, है ना, 11 अक्टूबर 1959 को। डेट लिखना है तो मैंने अभी आपको सामने बोला भी था, कब की बात है? 11 अक्टूबर 1959 को। ठीक है। अब हुआ क्या कि आंध्र प्रदेश ने चुनाव करवा लिए, लेकिन अभी तक साथियों आपको पता है कि चुनाव करवाना कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है। यह तो केवल एक समिति की अनुशंसा थी जिसके कहने पर पंचायती राज संस्थाओं का उद्घाटन प्रारंभ हो गया। आंध्र प्रदेश ने चुनाव भी करवा दिए, और राजस्थान ने भी 1960 में सर्वप्रथम चुनाव करवा दिए। लेकिन अभी तक कोई चुनाव करवाना बाध्यता नहीं है। अभी तक हमको यह नहीं बताया कि भाई इतने वर्ष के बाद तो आपको चुनाव करवाना ही पड़ेगा, यह कोई निश्चित कार्यकाल है। नहीं, क्यों? क्योंकि इनके निश्चित कार्यकाल का अभी तक कोई संविधान में उल्लेख किया ही नहीं गया। अब आगे क्या हुआ कि 1960 से लेकर 1977 तक, ध्यान से सुनना साथियों, 1960 से लेकर 1977 तक पंचायती राज संस्थाओं के क्या रहता है? संकट का काल रहता है। 1960 से लेकर 1977 तक पंचायती राज संस्थाओं के संकट का काल रहा। अब संकट का काल क्यों रहा? क्योंकि 1960 से लेकर 1977 तक पंचायती राज संस्थाओं की दिशा की तरफ ध्यान देना सरकारों ने बंद कर दिया था। अब कहीं चुनाव हो रहे थे तो ठीक है, कहीं एक बार होके रुक गए तो ठीक है, कहीं 2 बार होके रुक गए तो ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी तक कोई संवैधानिक बाध्यता तो है नहीं।
1960 से 77 तक का काल संकट का काल ही रहा है, क्योंकि इस दरमियान सरकारों ने पंचायती राज संस्थाओं की दिशा की तरफ ध्यान देना ही क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। अब आगे क्या हुआ कि 1977 में साथियों, 1977 में भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी। 1977 में भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी, किसके नेतृत्व में बनी, आप सबको भली भांति जानते होंगे, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। तो 1977 में जैसे ही भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, तो मोरारजी देसाई की सरकार का ध्यान पंचायती राज संस्थाओं की दशा की ओर चला गया। मोरारजी देसाई की सरकार का ध्यान पंचायती राज संस्थाओं की दशा की ओर चला गया, और जैसे ही पंचायती राज संस्थाओं की दशा की तरफ गया तो साथियों हुआ क्या कि मोरारजी देसाई की सरकार ने सन 1978 में, ध्यान से सुनना साथियों, मोरारजी देसाई की सरकार ने सन 1978 में अशोक मेहता समिति का गठन किया, है ना। सन 1978 में मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री कौन थे साथियों, मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। ध्यान से सुन लेना, कौन सी समिति का गठन किया गया साथियों, अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। तो आपसे पूछ ले कि अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ, 1978 में। कौन सी सरकार ने किया साथियों, मोरारजी देसाई की सरकार ने। और अब अशोक मेहता समिति की सिफारिशों के बारे में अक्सर प्रश्न पूछने की पूरी संभावना रहती है, क्योंकि आज तक जितने भी पुराने एग्जाम देखते हैं हमको सिफारिश बलवंत राय मेहता की ही पूछी गई है। किसकी पूछी गई, बलवंत राय मेहता की। क्लियर। अब अशोक मेहता का नंबर लगेगा, और अशोक मेहता समिति की सिफारिशें क्या क्या आई उसके बारे में अगर मैं प्रश्न पूछने की कोशिश करूं आपको कि क्वेश्चन कैसा बनेगा, तो साथियों पहले तो सुन लेना प्रश्न कैसा बनेगा। दो तरीके हैं प्रश्न बनने के। कितने तरीके, दो। पहला तरीका क्या है, सीधा क्वेश्चन पहला तो यही पूछ लेगा कि भारत में 2 स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना का सुझाव कौन सी समिति ने दिया था। बलवंत राय मेहता ने कितने स्तर बताए, 3, अभी आपने पढ़ा। लेकिन यहां पर प्रश्न क्या पूछेगा कि भारत में 2 स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना का सुझाव कौन सी समिति ने दिया था। तो पहली बात बता देना, अशोक मेहता समिति ने भारत में 2 स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना का सुझाव दिया। लेकिन अब अगर आपको पेपर सेटर अगर चाहता है कि आपके पूरे ज्ञान की जांच की जाए, अगर पेपर सेटर आपका पूरा ही ज्ञान जांचना चाहता है ना, तो सीधा सा क्वेश्चन क्या डाल देगा, निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश अशोक मेहता की नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश अशोक मेहता की नहीं है। अब अशोक मेहता ने एक सिफारिश नहीं दी थी, अनेक सारी सिफारिशें दी थी। तो अशोक मेहता समिति की मुख्य सिफारिशें क्या क्या थी साथियों। मुख्य सिफारिशों में पहली सिफारिश दिख रहा हूं, 2 स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया जाए। दो स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का क्या किया जाए, गठन किया जाए। कितने स्तर पर, 2 स्तर पर। 2 स्तर कौन कौन से बताए थे आपसे, ये भी प्रश्न पूछोगे मेरे से, तो मंडल स्तर और जिला स्तर। बस मंडल स्तर जिसको हम आज कहते हैं ना खंड स्तर, जिस पर पंचायत समिति बन रही है ना, वो, और जिला स्तर पर जैसे जिला परिषद बन रही है। इन 2 स्तरों की सिफारिश की थी। अगली सिफारिश क्या दी इसने, अगली सिफारिश दी कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में एससी व एसटी को आरक्षण दिया जाए। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में एससी और एसटी को क्या दिया जाए साथियों, आरक्षण। तीसरी सिफारिश की मैं बात करूं अगर, तो उसने अगली सिफारिश क्या दी थी कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में राजनीतिक दलों को भी भाग लेना चाहिए। राजनीतिक दलों को भी भाग लेना चाहिए, यहां लिख रहा हूं मैं, भाग लेना चाहिए।
राजनीतिक दलों को भाग लेना चाहिए। यह किसने कहा था? अशोक मेहता ने। अब ऐसी सिफारिश है कि राजनीतिक दलों को भाग लेना चाहिए, लेकिन मैं अब आपसे प्रश्न ये पूछ लूं कि क्या वर्तमान में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में राजनीतिक दल भाग लेते हैं? अब आपको पता है कि ग्रामीण पंचायती राज का कितने स्तर पर गठन हुआ? 3 स्तर पर, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। अब मेरे को बताइएगा कि वर्तमान में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में राजनीतिक दल भाग लेते हैं कि नहीं लेते हैं? तो आप क्या आंसर दोगे? कह देना लेते भी और नहीं भी लेते। आप कहते हो लेते भी और नहीं भी लेते? बिल्कुल, क्योंकि ग्राम पंचायत के चुनाव में तो राजनीतिक दल भाग नहीं लेते। सरपंच वगैरह का चुनाव होता है तो आपने देखा कभी राजनीतिक दल भाग लेते हैं? नहीं। तो ग्राम पंचायत के चुनाव में तो राजनीतिक दल भाग नहीं लेते हैं। तो दूसरा और तीसरा यानी कि पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव में राजनीतिक दल भाग लेते हैं। ग्राम पंचायत के चुनाव में तो राजनीतिक दल भाग नहीं लेते हैं, लेकिन पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव में राजनीतिक दल भाग लेते हैं। तो ये 3 सिफारिशें। अब एक और महत्वपूर्ण सिफारिशों की बात करूं साथियों, तो वो क्या है? वो ये है कि प्रत्येक राज्य में, अगली सिफारिश की ये थी साथियों कि प्रत्येक राज्य में पंचायती राज विभाग की स्थापना की जाए। पंचायती राज विभाग स्थापित किया जाए, यह भी ध्यान रखना। क्लियर? फिर अगली एक और सिफारिश में आपको बताने की कोशिश करूं था साथियों। अगली एक और सिफारिश इसने बताई कि महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण आरक्षित स्थान किया जाए। महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित किया जाए। मतलब पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में महिलाओं को भी आरक्षण दो, और आरक्षण कितना दो? 1/3 दो, मतलब 33% आरक्षण देने की सिफारिश की थी। क्लियर? और एक और सिफारिश में लिखना चाहूं तो यह भी सुन लेना साथियों। वो क्या है? वो है कि इन पंचायती राज संस्थाओं को क्या करने के लिए? कर लगाने की शक्ति दे जाए। इन संस्थाओं को कर लगाने की शक्ति दी जाए। अब देख लो, ये सारी सिफारिशें कौन सी कमेटी के? अशोक मेहता समिति की। कौन कौन सी? अशोक मेहता समिति का गठन हुआ 1978 में। किसने किया? मोरारजी देसाई की सरकार ने। और मोरारजी देसाई की सरकार ने गठन करके बोला कि अशोक मेहता समिति गठन किया। क्यों किया? पंचायती राज संस्थाओं की दशा में सुधार करने के लिए। अब अशोक मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिशें दी। पहली कौन सी? भारत में 2 स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया जाए। भारत में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में SC और ST को आरक्षण दिया जाए। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में राजनीतिक दलों को भाग लेना चाहिए। प्रत्येक राज्य में एक पंचायती राज विभाग की स्थापना होनी चाहिए, है ना। अगला, महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित होने चाहिए और पंचायती राज संस्थाओं को भी कर लगाने की शक्ति दी जाए। ये सारी सिफारिशें देने वाली कमेटी कौन सी थी साथियों? अशोक मेहता समिति। कौन सी समिति थी? अशोक मेहता। और इस समिति की सिफारिश पर ही ध्यान से सुनना साथियों। अब बहुत महत्वपूर्ण बात आपके सामने कर रहा हूं, वो ये कर रहा हूं साथियों कि इसी समिति की सिफारिश पर, इसी कौन सी समिति की सिफारिश पर साथियों? अशोक मेहता, हां, है ना। नोट लगा के लिख रहा हूं यहां पर, इसी समिति की सिफारिश पर, इस समिति की सिफारिश पर कर्नाटक व पश्चिम बंगाल में चुनाव भी करवाए गए। हां, चुनाव भी करवाए गए, लेकिन साथियों मामला असफल ही रहा। मैं बोलना चाहता हूं कि अशोक मेहता समिति की सिफारिशों को पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में लागू करने का प्रयास तो किया, लेकिन मामला क्या रहा? असफल ही रहा। और असफल रहा तो यह समिति भी ज्यादा कुछ सुधार नहीं कर पाई, अशोक मेहता समिति। और अशोक मेहता समिति सुधार नहीं कर पाई साथियों, तो हुआ क्या? हुआ यही कि अशोक मेहता समिति की सिफारिशें लागू की गई पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में, लेकिन ज्यादा रिजल्ट कारगर नहीं आया। तो यह समिति भी, कौन सी? अशोक मेहता समिति भी ज्यादा पंचायती राज संस्थाओं की दशा में कोई सुधार नहीं कर पाई। अब नहीं कर पाई तो मामला यथास्थिति में बना हुआ है। यथास्थिति में कैसे बना हुआ है कि चुनाव करवाओ तो ठीक है और नहीं करवाओ तो उससे भी ठीक है।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हुआ फिर? आगे हुआ सन 1985 में। ध्यान से सुन लेना, आगे घटनाक्रम धीरे धीरे बता रहा हूं, एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप हर एक समिति की बात कर रहा हूं। अभी तो आपने बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता की बात पढ़ी। अब आगे क्या हुआ? सन 1985 में, 1985 में साथियों सरकार किसकी थी? राजीव गांधी की। सन 1985 में राजीव गांधी की सरकार ने, है ना, राजीव गांधी की सरकार ने गरीबी उन्मूलन हेतु, ध्यान से सुनना साथियों, सरकार ने गरीबी उन्मूलन हेतु कौन सी? ध्यान से सुन लेना आप, हाँ, गरीबी उन्मूलन हेतु कौन सी समिति गठन किया? जीवी के राव समिति का गठन किया। हाँ, गरीबी उन्मूलन हेतु जीवी के राव समिति का क्या किया साथियों? गठन किया। तो राजीव गांधी की सरकार 1985 में गरीबी को अंत करने के लिए, गरीबी को हटाने के लिए, गरीबी उन्मूलन करने के लिए जीवी के राव समिति का गठन करती है। तो जीवी के राव समिति का गठन कब हुआ पूछ ले तो 1985 में। किसने किया? तो राजीव गांधी की सरकार ने। और इस समिति ने एक ही बात कही कि जिला स्तर पर जिला विकास आयुक्त नामक नया पद स्थापित किया है। इस समिति ने साथियों, अच्छे से सुन लेना, इस समिति ने जिला स्तर पर जिला विकास आयुक्त नामक पद, ध्यान से सुनना, जिला विकास आयुक्त नामक पद स्थापित करने का क्या दिया? सुझाव दिया, करने की सिफारिश की। बस इसकी एक ही सिफारिश याद रखना। अब ध्यान रखना, जीवी के राव समिति का गठन कब हुआ? 1985 में। किसने किया? राजीव गांधी की सरकार ने। क्यों किया? गरीबी को उन्मूलन करने के लिए। और इस समिति ने जिला विकास आयुक्त नामक पद स्थापित करने का क्या दिया साथियों? सुझाव दिया। क्लियर? और ध्यान से सुन लेना, आपको पता है कि यह समिति भी ज्यादा कुछ सिफारिशें तो दे नहीं पाई, एक ही सिफारिश की इसने कि जिला स्तर पर जिला विकास आयुक्त नामक पद स्थापित किया जाए। लेकिन अभी तक स्थिति यश की तस बनी हुई है कि पंचायती राज संस्थाओं का गठन करना अभी तक कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है, क्योंकि इसके निश्चित कार्यकाल का संविधान में अभी तक कोई उल्लेख किया नहीं गया। तो अब आगे क्या हुआ साथियों? आगे ये हुआ कि सन 1986 में ही, 1986 में ही राजीव गांधी सरकार के द्वारा, ध्यान से सुनना साथियों, सन 1986 में ही राजीव गांधी की सरकार के द्वारा, सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना में सुधार करने के लिए या पंचायती राज संस्थाओं की दशा में सुधार करने के लिए 1986 में ही लक्ष्मी मल सिंघवी समिति का गठन किया। लक्ष्मी मल सिंघवी समिति का क्या किया साथियों? समिति का गठन किया, है ना। ये LM सिंघवी, लक्ष्मी मल सिंघवी, जोधपुर के जाने माने वकील थे लक्ष्मी मल सिंघवी। इनके नेतृत्व में इस समिति का क्या किया? गठन किया। अब लक्ष्मी मल सिंघवी समिति ने राजीव गांधी की सरकार को एक बात बोली, और वो बात क्या बोली साथियों? लक्ष्मी मल सिंघवी समिति ने कहा कि अगर आपको वास्तव में, अगर आपको हकीकत में पंचायती राज संस्थाओं की दशा में सुधार करना ही है तो मेरा कहना मानिएगा और संविधान में संशोधन कर डालो। अगर आपको वास्तव में पंचायती राज संस्थाओं की दशा में सुधार करना है, आपका मानस है, आपने ये तय कर लिया कि पंचायती राज संस्थाओं की दशा में सुधार करना ही है ना, तो ऐसी स्थिति मेरा कहना आप बात मान लीजिएगा और क्या कर लीजिएगा, और ये कर लीजिएगा आप कि संविधान में संशोधन कर लो और पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दे दो। साथियों, लक्ष्मी मल सिंघवी समिति का एक ही प्रश्न पूछा जाता है, वो बार बार पूछा जाता है, और वो ये है कि लक्ष्मी मल सिंघवी समिति ने भारत में पहली बार पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी। आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश करने वाली कमेटी कौन सी थी? तो LM सिंघवी समिति थी। तो साथियों अच्छे से सुन लेना कि इस समिति ने, यहां पर लिख रहा हूं मैं, इस समिति ने
पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की, है ना। क्या कहा कि वास्तव में अगर पंचायती राज संस्थाओं की दशा में सुधार करना ही है तो मेरा कहना मानिएगा और पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दे दो और संवैधानिक दर्जा देके उनमें क्या कर दो, संविधान में उल्लेख कर दो, है ना। संवैधानिक दर्जा देने और इसी समिति की सिफारिश पर ग्राम सभा भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। ग्राम सभा के गठन की बात भी इसी ने की थी। ग्राम सभा का गठन भी करना चाहिए जिसमें जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी होनी चाहिए, लेकिन खास करके जो सिफारिश है वो यही है कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देना चाहिए। लेकिन साथियों हुआ क्या कि लक्ष्मी मत सिंघवी समिति ने जैसे ही पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की तो राजीव गांधी की सरकार भी थोड़ा सा पसोपेश पे फंस गई कि इनके कहने पर संशोधन करें या न करें, और इनके कहने पर संशोधन करके अगर इनको दर्जा दे दिया तो फिर मामला क्या रहेगा, गड़बड़ हो जाएगा, परिणाम क्या आएगा, उसका रिजल्ट क्या रहेगा। इन मामलों में यह सरकार उलझ गई। अब उलझी तो फिर क्या हुआ, फिर यह हुआ कि इसी समिति जो लक्ष्मी मत सिंघवी समिति ने सुझाव दिए थे ना साथियों, उसी समिति की सिफारिशों, इन्हीं समिति की सुझावों को जांचने के लिए, ध्यान से सुन लेना, सन 1988 में 1988 में राजीव गांधी की सरकार के द्वारा ही पीके थुंगन के नेतृत्व में थुंगन समिति का गठन किया। 1988 में, मैं लिख देता हूं क्यों किया। 1988 में सिंघवी समिति की सिफारिशों, लक्ष्मी मत सिंघवी जो भी आपने पढ़ी साथियों, हां उसी सिंघवी समिति की सिफारिशों पर, सिफारिशों लिख दूं या सुझाव लिख दूं एक ही बात है, हां सिफारिशों पर विचार करने हेतु कौन सा, पीके थुंगन के नेतृत्व में थुंगन समिति का गठन किया। थुंगन समिति का क्या किया साथियों, गठन किया ना। कौन सी समिति बनती है मेरे दोस्तों, थुंगन समिति बनती है। थुंगन समिति का गठन किया, किस लिए किया, लक्ष्मी मत सिंघवी समिति की सिफारिशों पर विचार करने के लिए थुंगन समिति का गठन किया। अब थुंगन समिति ने क्या कहा साथियों, थुंगन समिति ने भी पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की, है ना। इस समिति ने भी पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की क्या की, सिफारिश की, और क्या कहा साथियों, संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की, है ना। बोला कि लक्ष्मी मत सिंघवी समिति बिल्कुल सही कह रही है, लक्ष्मी मत सिंघवी समिति बिल्कुल क्या कह रही है, सही कह रही है ना। और आपको संविधान में संशोधन करके इनको संवैधानिक दर्जा दे देना चाहिए। किसने कहा, पीके थुंगन के नेतृत्व में बनी थुंगन समिति ने। अब साथियों जैसे ही थुंगन समिति ने, आपको पता है कि इन पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश कर दी राजीव गांधी की सरकार को, तो इसी समिति की सिफारिश पर, ध्यान से सुन लेना दोस्तों, क्या सुन लेना, इसी समिति की सिफारिश पर राजीव गांधी सरकार के द्वारा 64वां, हाँ 64वां व 64वां व 65वां संविधान संशोधन विधेयक लाए गए। संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में लाए गए। ठीक है। अब राजीव गांधी ने जैसे ही कहा, पीके थुंगन ने भी कहा कि भाई लक्ष्मी मत सिंघवी समिति है जो सही बात कर रही है और आपको क्या करना चाहिए, आपको इनको संवैधानिक दर्जा दे देना चाहिए।
तो लक्ष्मीमत सिंघवी समिति ने पहले कह दिया, पीके थुंगन ने बाद में कह दिया। तो लगातार संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिशें कर रही थी, तो राजीव गांधी की सरकार ने इसी पीके थुंगन के कहने पर 64वां और 65वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में लेकर आ गए और कहा कि 64वें के माध्यम से तो मैं ग्रामीण को, ध्यान से सुन लेना साथियों, 64वें के माध्यम से तो किसको, 64वें के माध्यम से ग्रामीण को और 65वें के माध्यम से नगरीय स्वशासन को क्या दूंगा, संवैधानिक दर्जा दूंगा। अब ये विधेयक लोकसभा में लाए गए तो ध्यान रखना आगे क्या हुआ, विधेयक लोकसभा से पारित हो गए। विधेयक लोकसभा से क्या हो गए, लोकसभा से पारित हो गए। हां, लोकसभा से तो विधेयक पारित भी हो गए, लेकिन क्या, लेकिन विधेयक राज्यसभा से पारित होने से पहले, विधेयक राज्यसभा से पारित होने से पहले क्या हो गया, होने से पहले लोकसभा भंग हो गई। हां, लोकसभा क्या हो गई दोस्तों, भंग हो गई। और लोकसभा भंग हो गई तो विधेयक वहीं पर अटक के रह गए, विधेयक पारित नहीं हो पाए, और पारित नहीं हो पाए तो संविधान संशोधन नहीं हो पाया, और संविधान संशोधन नहीं हो पाए तो इनको संवैधानिक दर्जा भी नहीं मिल पाया, है ना। तो संवैधानिक दर्जा देने का प्रयास तो किया राजीव गांधी की सरकार ने, 64वें और 65वें संविधान संशोधन विधेयक ने भी लेकर आया और कहा कि 64वें के माध्यम से तो मैं ग्रामीण को और 65वें के माध्यम से मैं नगरीय स्वशासन को क्या दूंगा, संवैधानिक दर्जा दूंगा। अब ये विधेयक लोकसभा से पारित भी हो गए, लेकिन विधेयक राज्यसभा से पारित होते उससे पहले लोकसभा भंग हो जाती है। और साथियों, विधेयक लोकसभा से पारित हो जाते हैं, राज्यसभा में पारित नहीं हो पाते उससे पहले लोकसभा भंग हो जाती है, तो विधेयक व्यपगत हो जाते हैं, अर्थात विधेयक समाप्त हो जाता है ना। अब संविधान संशोधन नहीं हो पाया, लेकिन राजीव गांधी की सरकार ने संविधान संशोधन इनको संवैधानिक दर्जा देने की पूरी क्या की थी, कोशिश की थी। और पूरी कोशिश करने के कारण ही साथियों यहां से एक प्रश्न और उत्पन्न होता है, जो मैं यहां पर आपके सामने नोट लगाकर लिख रहा हूं, वो लिख रहा हूं कि इसीलिए राजीव गांधी ने पूरी कोशिश की, और आज का जो पंचायती राज चल रहा है ना, वो भी राजीव गांधी के सपनों का पंचायती राज ही है, क्योंकि 73वां 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से संवैधानिक दर्जा तो मिला, अभी मैं बात करूंगा, लेकिन मैं 73वें में बातें वही है जो 64वें में थी, और 74वें में भी बातें वही रखी जो 65वें में थी, ठीक है ना। तो आज भी किसके सपनों का पंचायती राज चल रहा है, राजीव गांधी के सपनों का ही पंचायती राज चल रहा है। और इसीलिए राजीव गांधी को आधुनिक पंचायती राज संस्थाओं का जनक कहा जाता है। ध्यान से सुनना, आधुनिक पंचायती राज संस्थाओं का जनक कहा जाता है। हां, तो अब तक आपने 4 प्रकार के जनक पढ़ लिए, याद रख लेना। भारत में सर्वप्रथम स्थानीय स्वशासन की स्थापना करने का श्रेय रिपन को जाता है, इसलिए स्थानीय स्वशासन का पिता रिपन। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अनुशंसा बलवंत राय मेहता करता है, इसलिए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक बलवंत राय मेहता। भारत में पंचायती राज संस्थाओं का सर्वप्रथम उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया, इसलिए भारत में पंचायती राज संस्थाओं का जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू। और भारत में आधुनिक पंचायती राज संस्थाओं का जनक कौन, राजीव गांधी। लेकिन साथियों, अभी भी आप देख रहे हो हुआ क्या, हुआ यही साथियों कि आप देख रहे हो कि अभी तक संवैधानिक दर्जा नहीं मिला है। 64वां 65वां संविधान संशोधन विधेयक असफल हो गए, है ना। क्यों? क्योंकि उससे पहले लोकसभा का कार्यकाल पूरा होता है, भंग होता है, संवैधानिक दर्जा अभी तक नहीं मिला है। अब आपको पता है 1989 में जैसे ही सरकार गई तो 1990 में वापस आपके प्रधानमंत्री बन गए वीपी सिंह, लेकिन वीपी सिंह की सरकार के खिलाफ भी 1990 में क्या आता है साथियों, क्या आता है, अविश्वास प्रस्ताव आता है, और सरकार 1990 में गिर जाती है। अब जैसे ही सरकार 1990 में गिरी साथियों, तो 1990 के बाद सरकार के बाद 1991 में वापस लोकसभा के चुनाव होते हैं साथियों। 1991 में लोकसभा के क्या होते हैं, चुनाव होते हैं, और 1991 में सरकार बन जाती है साथियों 1991 में किसकी, नरसिम्हा राव की। तो सन 1991 में नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों, नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा क्या किया गया, 1991 में ही एक कमेटी बनाई, नाथूराम मिर्दा समिति। अब नाथूराम मिर्दा समिति साथियों थी ना, वो एक प्रवर समिति थी, यह याद रखना। हां, नाथूराम मिर्दा समिति का गठन किया।
और नाथूराम मिर्जा एक कैसी समिति से साथियों, प्रवर समिति, और इसी नाथूराम मिर्जा समिति की सिफारिश पर ही सन 1992 में 73वां और 74वां है ना संविधान संशोधन किए गए। 73वां और 74वां संविधान संशोधन किए गए साथियों। और करके क्या किया गया, 73वां और 74वां संविधान संशोधन किए गए, और 73वें के माध्यम से तो साथियों किसको, ग्रामीण, और 74वें के माध्यम से किसको, नगरीय स्वशासन को क्या दे दिया साथियों, संवैधानिक दर्जा दे दिया। तो 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से सन 1992 में ये दोनों ही विधेयक पारित हुए थे साथियों। 73वां और 74वां दोनों ही पारित कब हुए, 1992 में। लागू कब हुए अभी बताऊंगा, सारी डिटेल बात करूंगा। 73वें की पूरी सिफारिश है, 74वें की भी सिफारिश पढ़ेंगे, लेकिन अभी तो मैंने अभी तक तो केवल इतना सा बोला, ये पारित हुए। और 73वें और 74वें संशोधन के माध्यम से संविधान में संशोधन करके 73वें के माध्यम से ग्रामीण को और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से नगरीय स्वशासन को क्या दिया गया साथियों, संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो इतने लंबे सफर के बाद इनको क्या दिया साथियों, संवैधानिक दर्जा दिया, और यह संवैधानिक दर्जा देके इनका संविधान में प्रावधान किया। अब 73वें संशोधन की बातें पढ़ेंगे, 74वें संशोधन की भी बातें पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक हमने जितनी भी बातें पढ़ी वो तो अपना सफर क्या था, संवैधानिक दर्जा कैसे दिया, कब कब कौन कौन सी कमेटियां बनी, कौन कौन सी कमेटियों ने क्या क्या सिफारिशें दी। साथियों निश्चित रूप से कमेटियों का भी एक प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। तो यहां तक तो हम पहुंचे संवैधानिक दर्जा देने तक की कहानी तक, ठीक है। ये तो संवैधानिक दर्जा देने तक की कहानी थी, जो मैं आशा करता हूं सारी बातें बहुत अच्छे से आपके डिटेल में समझ में आ गई होगी। अब फटाफट करके एक एक बात को हम लिख देते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो हेडिंग लगाओ साथियों, पंचायती राज। हेडिंग लगाइएगा पंचायती राज, ऑब्लिक करके लिख दो स्थानीय स्वशासन। पंचायती राज ऑब्लिक करके लिख दो स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन। अब सबसे पहले तो स्थानीय स्वशासन की परिभाषा लिखिएगा। सबसे पहले तो दोस्तों स्थानीय स्वशासन की परिभाषा लिख दीजिएगा। क्या परिभाषा है स्थानीय स्वशासन की, इस पंचायती राज को स्थानीय स्वशासन क्यों कहते हैं। परिभाषा में लिखिएगा दोस्तों, स्थानीय समस्याओं का, परिभाषा में लिखना साथियों, स्थानीय समस्याओं का स्थानीय स्तर पर, स्थानीय समस्याओं का स्थानीय स्तर पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा समाधान करना ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा समाधान करना ही स्थानीय स्वशासन कहलाता है। समाधान करना ही स्थानीय स्वशासन कहलाता है। स्थानीय स्वशासन कहलाता है, ठीक है। तो ये तो स्थानीय स्वशासन की क्या थी साथियों, परिभाषा। नेक्स्ट लाइन बदल के लिखेगा, भारत में सर्वप्रथम सन 1872 में 1872 में 1872 में लॉर्ड मेयो ने विकेंद्रीकरण की नीति प्रारंभ की। लॉर्ड मेयो ने विकेंद्रीकरण की नीति प्रारंभ की। तो भारत में सर्वप्रथम विकेंद्रीकरण की नीति प्रारंभ करने का जो श्रेय दिया जाता है वो साथियों किसको दिया जाता है, लॉर्ड मेयो को दिया जाता है। क्लियर। फिर अगली बात लिखिएगा साथियों, नेक्स्ट लिखना दोस्तों, वो लिखना सन 1882 में 1882 में 1882 में लॉर्ड रिपन ने भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना की।
भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना की। लाइन बदल के नोट लगा के लिख देना, इसीलिए लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक या पिता कहा जाता है। इसीलिए लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक या पिता कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर लिखना, लाइन बदल के नेक्स्ट अगली बात लिखना, महात्मा गांधी ने यानी गांधी जी ने अपनी पुस्तक माई पिक्चर ऑफ द फ्री इंडिया में ग्राम स्वराज की अवधारणा दी, ग्राम स्वराज की कल्पना की या ग्राम स्वराज की अवधारणा दी। ग्राम स्वराज की अवधारणा दी। तो माई पिक्चर ऑफ द फ्री इंडिया में महात्मा गांधी ग्राम स्वराज की अवधारणा देते हैं। क्लियर दोस्तों? तो ये तो जो बातें थी आपके, वो थी संविधान के लागू होने से पहले की। अब आप हेडिंग लगाइएगा, संविधान के लागू होने के बाद। संविधान के लागू होने के बाद, संविधान के लागू होने के बाद क्या हुआ वो लिखिएगा एक एक करके। नंबर 1 बात लिखना, सबसे पहले अनुच्छेद 40 में, संविधान के आर्टिकल 40 अनुच्छेद 40 में कहा कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। अनुच्छेद 40 में कहा कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। लेकिन साथियों, मैंने आपको बताया ग्राम पंचायतों के गठन की बात नीति निर्देशिक तत्वों के अनुच्छेद 40 में लिखी है ना, जिसमें लागू करना कोई बाध्यता थी नहीं, क्योंकि नीति निर्देशिक तत्वों की प्रकृति आबादियों की, और लिखा केवल इतना ही कि ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा, है ना। अब आपको एक मैं प्रश्न यहां से एक और पूछ लेता हूं कि अगर आपको कोई प्रश्न ये पूछ ले कि क्या भारत के मूल संविधान में ग्रामीण पंचायती राज का उल्लेख था, क्या मूल संविधान में ग्रामीण पंचायती राज का उल्लेख था, कह देना बिल्कुल यस था। हाँ, यह मत कहना नहीं था, कह देना था। और कहां पर था? तो अनुच्छेद 40 में था। लेकिन जैसे ही आप बोलोगे ना साथियों कि भारत के मूल संविधान में ग्रामीण पंचायती राज का उल्लेख था, तो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने खड़ा हो जाएगा। और दूसरा प्रश्न क्या खड़ा होगा साथियों? दूसरा प्रश्न यह खड़ा हो जाएगा कि फिर 73वां संशोधन क्यों किया? भाई, मूल में अगर ग्रामीण पंचायती राज का उल्लेख था तो 73वां संशोधन क्यों किया? तो उनको यह आंसर देना है कि मूल में अनुच्छेद 40 में केवल इतना ही लिखा था, और वो भी नीति निर्देशिक तत्वों में लिखा कि ग्राम पंचायतों गठन करेंगे। गठन कितने स्तर पर करेंगे, उनका कार्यकाल क्या होगा, उनके चुनाव कौन करवाएगा, आरक्षण का प्रावधान क्या होगा, उनके काम क्या होंगे, इन बातों का कोई उल्लेख नहीं था। तो ये सारी बातें अर्थात पंचायती राज संस्थाओं की संरचनागत ढांचागत परिवर्तन करने के लिए कौन सा संशोधन किया? 73वां। ठीक है ना साथियों? तो 73वां संशोधन करने का रीजन ये था, पंचायती राज संस्थाओं की स्थिति में ढांचागत या संरचनागत बदलाव करना था, है ना। उन सारी बातों को जोड़ना था जो मूल संविधान में नहीं थी। क्लियर? इसीलिए 73वां संशोधन किया गया। ठीक है, तो ये लिखा कि ग्राम पंचायतों का गठन करेगा, लेकिन बाद में कोई बाध्यता थी नहीं तो लिख के भूल गए। फिर क्या हुआ साथियों? लाइन बदल के लिखना, 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम, 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम व 1953 को राष्ट्रीय सविस्तार नीति नामक कार्यक्रम चलाए गए। 1953 में राष्ट्रीय सविस्तार नीति नामक कार्यक्रम चलाए गए। राष्ट्रीय सविस्तार नीति नामक कार्यक्रम चलाए, ये दोनों ही प्रोग्राम चलाए 1952 में और 1953 में। फिर क्या हुआ आगे लिखिएगा साथियों, इन दोनों ही कार्यक्रमों ने दोनों ही कौन से? सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार नीति। हाँ, इन दोनों ही कार्यक्रमों ने सरकार को शक्तियों के विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया। सरकार को शक्तियों के विकेंद्रीकरण का क्या दिया? सुझाव दिया। तो मैंने कहा अब इस पसोपेश में फंस गए कि इनके कहने पर विकेंद्रीकरण करें या ना करें, तो फिर
तो फिर क्या हुआ, पसों पे इस पे फंसे, तो इन दोनों ही कार्यक्रमों की समीक्षा हेतु एक कमेटी बनी, कौन सी, बलवंत राय मेहता। तो लिख दीजिएगा, नोट लगा के लिखना साथियों। फिर इन दोनों ही कार्यक्रमों की समीक्षा हेतु, इन दोनों ही कार्यक्रमों की समीक्षा हेतु सन 1957 में, 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। सन 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया। तो बलवंत राय मेहता समिति गठन करने का उद्देश्य क्या था साथियों, इन दोनों ही कार्यक्रमों की क्या करना, समीक्षा करना है उद्देश्य से। क्लियर, कौन सी कमेटी बनती है, बलवंत राय मेहता समिति बनती है। फिर क्या हुआ, आगे लिखना, इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में, इस समिति कौन सी ने, बलवंत राय मेहता ने, हां, इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में इन दोनों ही कार्यक्रमों को असफल बताया साथियों। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में इन दोनों ही कार्यक्रमों को असफल बताया। एक तो इन दोनों ही कार्यक्रमों को असफल बता दिया, फिर क्या हुआ, आगे लिखना, इस समिति ने भारत में, फिर इस समिति की सिफारिश से लिखना, इस समिति ने भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को लागू करने की सिफारिश की। इस समिति ने भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को लागू करने की सिफारिश की। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को लागू करने की सिफारिश की, और आगे लिखना कंटिन्यू करके, और भारत में 3 स्तर पर, त्रिस्तरीय, भारत में 3 स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं के गठन की सिफारिश की। भारत में 3 स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं के गठन की क्या की, सिफारिश की, सिफारिश की। तो इस समिति ने कहा भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण भी करना चाहिए, और भारत में 3 स्तर पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करते हुए भारत में 3 स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया जाए। यह किसने कहा, बलवंत राय मेहता समिति ने, और इसीलिए बलवंत राय मेहता को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक भी कहा जाता है। तो नोट लगा कर लिख देना, इसीलिए बलवंत राय मेहता को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक कहा जाता है। इसीलिए बलवंत राय मेहता को भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक कहा जाता है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक कहा जाता है। क्लियर दोस्तों। अब हुआ क्या, जैसे इसने सिफारिश की, गठन की, तो इस समिति की सिफारिशों को मानते हुए उद्घाटन किया। तो लाइन बदल के लिखना साथियों, इसी समिति की सिफारिश पर, अब मैं कौन सी समिति की बात कर रहा हूं, इसी का मतलब बलवंत राय मेहता, हां, तो लिखो, इसी समिति की सिफारिश पर भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के, राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी नामक स्थान पर, राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी नामक स्थान पर, बगदरी नामक स्थान पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का उद्घाटन किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का उद्घाटन किया गया। पंचायती राज संस्थाओं का क्या किया गया साथियों, उद्घाटन किया गया, है ना। तो उद्घाटन कौन करता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नोट लगा के लिख देना, इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को लिखना साथियों, इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत में पंचायती राज संस्थाओं का जनक कहा जाता है। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को
भारत में पंचायती राज संस्थाओं का जनक कहा जाता है ना, क्योंकि उद्घाटन कहां पर हुआ था? राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी। किया किसने था? पंडित नेहरू ने, और करने के कारण ही पंडित नेहरू को जनक कहा जाता है। क्लियर? अब उद्घाटन तो राजस्थान में हुआ, लेकिन मैंने कहा प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है, चुनाव करवाने वाला पहला कौन सा राज्य? तो यहां पर एक नोट लगा के लिख देना साथियों, वो लिखना भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने वाला राज्य, भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने वाला राज्य, लिखो आंध्र प्रदेश था। चुनाव करवाने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। और आंध्र प्रदेश में चुनाव कब हो गए थे? तो कोष्टक में डेट भी लिखना चाहो तो लिख देना 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव भी करवा दिए थे। ठीक है साथियों, तो अब ये चुनाव हो गए। अभी तक मैंने कहा संवैधानिक बाध्यता नहीं है, तो चुनाव करवाना ना करवाना इच्छा पर डिपेंड था, है ना। तो फिर आगे क्या हुआ वो कंटिन्यू करके अगली बात लिखिएगा साथियों, वो लिखना सन 1978 में। अब 1977 में तो मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी, और मोरारजी देसाई की सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं की दशा में सुधार करने के हेतु 1978 में कमेटी बनाई थी। कौन सी? अशोक मेहता। तो लिख देना साथियों, सन 1978 में मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा, सन 1978 में मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। अशोक मेहता समिति का गठन किया किसने? मोरारजी देसाई की सरकार ने 1978 में अशोक मेहता समिति का गठन किया। लेकिन इस समिति ने निम्न सिफारिशें दी। अब इसकी मुख्य मुख्य सिफारिशें लिखिएगा साथियों, निम्न सिफारिशें दी। कौन कौन सी सिफारिशें दी? नंबर 1 लिखिएगा सबसे पहले, लिखो भारत में 2 स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया जाए। पहली सिफारिश लिखना साथियों, भारत में 2 स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया जाए। भारत में 2 स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया जाए। ठीक है, पहली सिफारिश। दूसरी सिफारिश लिखिएगा साथियों, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में एससी व एसटी को आरक्षण दिया जाए। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में एससी व एसटी को आरक्षण दिया जाए। एससी व एसटी को क्या दिया जाए? आरक्षण दिया जाए। फिर लिखिएगा नंबर तीसरी सिफारिश लिखो, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में राजनीतिक दलों को भी भाग लेना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में राजनीतिक दलों को भी भाग लेना चाहिए, भाग लेना चाहिए। नेक्स्ट लिखिएगा अगली सिफारिश, वो लिखना प्रत्येक राज्य में पंचायती राज विभाग स्थापित किया जाए। प्रत्येक राज्य में पंचायती राज विभाग स्थापित किया जाए। पंचायती राज विभाग स्थापित किया जाए। फिर लिखिएगा अगली सिफारिश लिखना, महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित किए जाए। कहां पर? पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में। हाँ, महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया जाए। महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित किए जाए। नेक्स्ट लिखिएगा, इन संस्थाओं को कर लगाने की शक्ति दी जाए। इन कौन सी? पंचायती राज संस्थाओं को। हाँ, तो लिख दो, इन संस्थाओं को कर लगाने की शक्ति दी जाए, दी जाए। ये सारी सिफारिशें देने वाली कमेटी कौन सी थी साथियों? अशोक मेहता।
अब नोट लगा के लिखिएगा दोस्तों, इस समिति की सिफारिशों को, इस कौन सी, अशोक मेहता, लिखो, इस समिति की सिफारिशों को पश्चिम बंगाल व कर्नाटक में लागू किया। यानी कि पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में इसी समिति की सिफारिश पर चुनाव भी करवाए गए, मतलब लागू किया था, लेकिन कोई खास सुधार नहीं कर पाई। तो स्थिति जैसी की तैसी रही। जैसी की तैसी मतलब यस की तस रही, कोई सुधार नहीं हुआ। कोई सुधार नहीं हुआ तो आगे क्या हुआ, फिर वो लिखो, सन 1985 में, लाइन बदल के लिखते रहो, सन 1985 1985 में राजीव गांधी की सरकार ने 1985 में राजीव गांधी की सरकार ने गरीबी उन्मूलन हेतु जीवी के राव समिति का गठन किया। गरीबी उन्मूलन हेतु जीवी के राव समिति का गठन किया। तो जीवी के राव समिति बनी 1985 में। क्यों बनी, गरीबी उन्मूलन हेतु। तो लिखो, इस समिति ने, अब जीवी के राव समिति ने सिफारिश क्या की वो भी लिख दीजिएगा। इस समिति ने, इस कौन सी, जीवी के राव ने, हाँ, इस समिति ने जिला स्तर पर, इस समिति ने जिला स्तर पर जिला विकास आयुक्त नामक पद स्थापित करने की सिफारिश दी। जिला विकास आयुक्त नामक पद स्थापित करने की सिफारिश दी। जिला विकास आयुक्त नामक पद स्थापित करने की सिफारिश दी। ठीक है, फिर लिखो अगली बात, सन 1986 में 1986 में राजीव गांधी सरकार के द्वारा 1986 में राजीव गांधी सरकार के द्वारा लक्ष्मी मल्ल सिंघवी समिति का गठन किया। LM सिंघवी समिति, लक्ष्मी मल्ल सिंघवी समिति का गठन किया। देखो, इस समिति ने, इस कौन सी ने, LM सिंघवी ने, हाँ, इस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की। इस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की। किसने, लक्ष्मी मल्ल सिंघवी ने। लक्ष्मी मल्ल सिंघवी ने कहा, अगर वास्तव में आप कुछ सुधार करना ही चाहते हो तो मेरा कहना मानो और संविधान में संशोधन करके इनको संवैधानिक दर्जा दे दो। अब जैसे ही लक्ष्मी मल्ल सिंघवी ने संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की तो सरकार पसोपेश में फंस गई। तो पसोपेश में फंसी तो इस समिति की सुधारों की जांच करवाने हेतु कौन सी समिति बनी, फिर थुंगन। तो लिखो, लाइन बदल के लिखना साथियों, सन 1988 में 1988 में सिंघवी समिति की सिफारिशों पर विचार करने हेतु, सिंघवी कौन सी, अभी लक्ष्मी मल्ल सिंघवी आपने पढ़ा ना, हाँ भाई, सिंघवी समिति की सिफारिशों पर विचार करने हेतु थुंगन समिति का गठन किया। थुंगन समिति का गठन किया। कौन सी समिति गठन किया साथियों, थुंगन। और इस थुंगन समिति ने भी कहा कि बिल्कुल लक्ष्मी मल्ल सिंघवी ने सही कहा है, आपको संवैधानिक दर्जा देना चाहिए। तो लिख दो, इस समिति ने भी संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की। इस समिति ने भी संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की। तो सिफारिश की, तो इसकी सिफारिश को मान लिया ना राजीव गांधी ने, हाँ। तो नोट लगा के लिखो, मान के क्या किया, लिखो, इस समिति की सिफारिश पर राजीव गांधी सरकार के द्वारा 64वां व 65वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में लाए गए।
64वें के कोष्टक में लिख देना, इनने बात की थी ग्रामीण की। हाँ, कई बार पूछ लिया जाता है ग्रामीण, और इसने बात की थी साथियों नगरीय की। 64वां व 65वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में लाए गए। आगे कंटिन्यू करके लिखना, विधेयक लोकसभा से पारित हो गए। विधेयक लोकसभा से पारित हो गए, लेकिन क्या, राज्यसभा से पारित होने से पहले, राज्यसभा से पारित होने से पहले लोकसभा भंग हो जाती है। राज्यसभा से पारित होने से पहले लोकसभा क्या हो जाती है साथियों, भंग हो जाती है। भंग हो जाती है, क्लियर। भंग हो गई तो मैंने कहा विधेयक व्यपगत हो गए, संविधान संशोधन हो नहीं पाया। लेकिन संवैधानिक दर्जा देने का प्रयास पूरा राजीव गांधी की सरकार ने किया, और प्रयास करने के कारण ही आज भी राजीव गांधी को आधुनिक पंचायती राज संस्था को जनक कहा जाता है। प्रयास करने के कारण भी, और आज भी जो पंचायती राज है वो राजीव गांधी के सपनों का पंचायती राज है, इसलिए हम आधुनिक पंचायती राज का जनक कहते हैं इसको। आप कहते हो आज कहते हैं सपनों का पंचायती राज है, वो संविधान संशोधन तो 73वां 74वां नरसिम्हा राव के काल में हुए, लेकिन 73वें 74वें में बातें वही है जो 64वें 65वें में थी, है ना। 64वें वाली फोटो कॉपी करके 73 में रख लिया, और 65वें वाली की बातों की फोटो कॉपी करके 74 में रख लिया। तो वास्तव में जो पंचायती राज चल रहा है वो किसके सपनों का, राजीव गांधी के। तो नोट लगा के लिख देना, राजीव गांधी को आधुनिक पंचायती राज संस्थाओं का जनक कहा जाता है। नोट लगा के लिख दो, राजीव गांधी को आधुनिक पंचायती राज संस्थाओं का जनक कहा जाता है। आधुनिक पंचायती राज संस्थाओं क्या कहा जाता है, जनक। क्लियर। फिर लिखो, अगली बात लिखेगा, सन 1991 में 1991 में नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा नाथूराम मिर्दा समिति का गठन किया। यह नाथूराम मिर्दा एक प्रवर समिति थी साथियों, याद रख लेना, नाथूराम मिर्दा समिति का गठन किया। और लिख दो, इसी समिति की सिफारिश पर फिर क्या हुआ, तो लिख दो, सन 1992 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन किए गए। ये पारित हुए थे 1992 में साथियों, याद रख लेना। 73वां और 74वां संविधान संशोधन किए। और लिख दो, 73वें संशोधन के द्वारा ग्रामीण, 73वें संशोधन के द्वारा ग्रामीण व 74वें संशोधन के द्वारा नगरीय संस्थाओं को या नगरीय स्वशासन को, 73वें के द्वारा ग्रामीण व 74वें संशोधन के द्वारा नगरीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 73वें के द्वारा ग्रामीण व 74वें के द्वारा नगरीय स्वशासन को क्या दिया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया। संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो इतने लंबे सफर के बाद इनको क्या मिलता है, संवैधानिक दर्जा। कौन कौन से संशोधन से, 73वें और 74वें से। तो 73वें और 74वें से पहले की ये सारी घटनाएं जो मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने का प्रयास किया कि कब कब क्या क्या घटनाएं घटित हुई, कौन सी समिति ने क्या सिफारिश दी। और अब आपके 73वां और 74वां संशोधन हो गया। अब आप मेरे से पूछो कि फिर 73वां और 74वां संशोधन करके क्या हुआ, तो अब हम 73वें संशोधन की सिफारिश से पढ़ेंगे कि 73वें संशोधन ने क्या क्या सिफारिशें की, क्या क्या ग्रामीण पंचायती राज में सुधार की बातें की, 74वें ने क्या क्या किया, वो 73वें और 74वें संशोधन की सिफारिशों पर चर्चा करेंगे। और निश्चित रूप से आपने पुराने पेपर देखे तो यह तय कर लिया होगा कि प्रत्येक एग्जाम में 73वें संशोधन की तो निश्चित रूप से सिफारिश पूछी ही जाती है, और 99% 73वें संशोधन की सिफारिशें ही पूछी जाती है। ठीक है ना दोस्तों। तो अब हम अगले सेशन में मिलेंगे, अगली क्लास में मिलेंगे, क्योंकि इस क्लास में थोड़ा लंबा टाइम हो गया है ना। हाँ, 73वें संशोधन की सिफारिशों पर चर्चा अगले सेशन अगली क्लास में करेंगे, और 73वें संशोधन की एक एक सिफारिश पर विचारात्मक व्याख्या की जाएगी। तो साथियों तैयार रहना अगले सेशन में 73वें संशोधन की एक एक सिफारिश को बारीकी से जानने के लिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, धन्यवाद।